या तीसरा दिन है जब हम इंट्रो ये एटीमोलॉजी पढ़ाते हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच के चैप्टर में चल रहे हैं। पिछले दिन के एक्सरसाइज में हमने आपको भार्ब तक पढ़ाया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के भेद के अंतर्गत, और जो शेष पार्ट्स उसके बारे में हमने कहा था कि आपको एडवर्ब से आगे शुरू करेंगे। उसी क्लास को लेकर आगे सामने आए हैं। तो अब देखिए, अभी हम एडवर्ब के चैप्टर में चलेंगे। एडवर्ब that which modified an adjective, verb and adjective, verb, adverb and another adverb is called adverb। ये किसकी विशेषता बतलाता है? देखिए, यही डिफिनेशन है इंग्लिश में। किसका है ये विशेषता? है एडवर्ब। एडवर्ब की देखिए परिभाषा में क्या होता है, एडवर्ब का पहचान प्राप्त करने के लिए उसकी परिभाषा ही सफिशिएंट होता है, उसी से पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। देखिए इसका डिफिनेशन क्या कहा है, जो एडजेक्टिव, वर्ब तथा दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाता है उसी को एडवर्ब कहते हैं। एक बार हम पीछे लौटते हैं कि एडजेक्टिव किसको कहते हैं। एडजेक्टिव भी विशेषता बतलाता है और एडवर्ब भी विशेषता बतलाता है। दोनों में अंतर यही है कि एडजेक्टिव जो विशेषता बतलाता है वह किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। जैसे राम अच्छा है, वह अच्छा है, तो ये एडजेक्टिव की विशेषता है, एडजेक्टिव का ये क्वालिटी है, ये गुण है। और ये एडवर्ब का काम क्या होता है, यह भी विशेषता बतलाने का तो काम करता है, लेकिन यह किसी वर्ब या एडवर्ब की विशेषता बतलाता है। वर्ब, एडवर्ब खुद की, अपनी जाति के दूसरे वर्ड्स की, या किसी एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है। ये तीनों की विशेषता बतलाता है। एक बार अंतिम रूप से कि एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, एडवर्ब उस एडजेक्टिव की भी विशेषता बतलाते हुए वर्ब तथा दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बतलाता है। तो देखिए आपको यही इसका अर्थ हुआ। इसका एग्जाम्पल देखिए, हमको लगता है जिस हिसाब से आपको हम अभी समझा है, इसमें इसका हिंदी में परिभाषा लिखना बहुत जरूरी नहीं लग रहा है। इसका बहुत सरल शब्दों में लिखा हुआ है इंग्लिश में डिफिनेशन, और जैसा कि हमने समझाया इससे स्पष्ट हो जाएगा और लगता है कि आप समझ गए होंगे। और इसका एग्जाम्पल जो बाकी अगर कुछ भी अधूरा रह जाए तो एग्जाम्पल से साबित हो जाएगा। देखिए इसमें है स्लोली, फास्ट, here, there, today, if, in case या etc। ये कुछ वर्ड्स दिए हैं जो एडवर्ब का एग्जाम्पल है। स्लोली, फास्ट, हियर, देयर, टुडे, इफ, etc। ये सब जितने भी हैं एडवर्ब्स के एग्जाम्पल्स हैं। और देर आर सेवरल काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स एंड इन द चैप्टर ऑफ एडवर्ब्स यू विल फाइंड एंड रीड डिटेल्स ऑफ एडवर्ब, बट हियर ओनली द डिफिनेशन विथ एग्जाम्पल्स हैव बीन गिवन टू यू। और आगे देखिए, स्लोली, फास्ट, हियर, देयर, ये सब जितना भी एडवर्ब है, और इसको हम वाक्य के द्वारा प्रमाणित करें कि यह एडवर्ब कैसे है, क्यों इसको हम एडवर्ब मान लेते हैं। जितने कार्य इसमें, जितनी विशेषता इसमें बतलाई गई उतना इसमें गुण है कि नहीं, इसको देखना है वाक्य के द्वारा। जैसे कहेंगे राम रन्स फास्ट, राम रन्स फास्ट। इस वाक्य में देखिए, राम इसका अर्थ होता है राम दौड़ता है। इसमें राम दौड़ता है, लेकिन कैसे दौड़ता है, यहाँ दौड़ना शब्द वर्ब है और इसकी विशेषता दौड़ने की क्या है, तो राम दौड़ता है, तो कैसे दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है, तो इसलिए लिखे हैं राम रन्स फास्ट। तो यहाँ तेजी शब्द जो फास्ट के रूप में आया है, यह वर्ब रन की विशेषता बतला रहा है, कि यह दौड़ने की प्रक्रिया बतला रहा है कि दौड़ने की चाल क्या है, तो बहुत तेज दौड़ता है या तेज दौड़ता है, तो इसीलिए इसको हम एडजेक्टिव वर्ब कहेंगे, क्योंकि वर्ब की विशेषता बतला रहा है, उसकी गति को बतला रहा है। फिर दूसरा सेंटेंस देखिए, राम रन्स वेरी फास्ट। अब हम फिर उसी वाक्य को दोहराते हैं, राम दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, देखिए इसको कैसे दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है।
अब हम पूछेंगे तेजी का भी कुछ, हम तेजी के बारे में भी विशेषता जानना चाहते हैं। तो वह तेजी से दौड़ता है तो कितना तेजी से दौड़ता है? तो बहुत तेजी से दौड़ता है। तो अब देखिए, ये तो पहले हमने आपको बताया कि ये राम रन से फास्ट में है, रन की विशेषता जो बतला रहा, फास्ट बतला रहा है, इसलिए फास्ट क्या है? फास्ट एक एडवर्ब। फास्ट क्या है? एडवर्ब है। अब ये एडवर्ब तो हम पहले जान लिए कि एडवर्ब है। अब इसमें कहता है कितना तेज दौड़ता है, तो बहुत तेज दौड़ा है। तो यहाँ एडवर्ब तो है, या एक एडवर्ब की दूसरा एडवर्ब आकर इसकी विशेषता बतलाने लगता है, इसीलिए हम इसको भी एडवर्ब कहते हैं। इसलिए यह हमने जो कहा, जो यहाँ दूसरा कोई एडवर्ब जो अनदर एडवर्ब है ना, इट क्वालिफाइड अनदर, या दूसरे एडवर्ब की जो विशेषता बतलाता है, इसी तरह इसकी विशेषता बतलाई जाती है एडवर्ब की। तो अब इस वाक्य से आप यह समझ गए होंगे कि किसी एडवर्ब की विशेषता भी कोई एडवर्ब दूसरा एडवर्ब बतला देता है। तो ये दोनों, इसमें इससे निष्कर्ष निकला कि ये दोनों एडवर्ब है। अब आपको देखिए कि वर्ब की विशेषता भी हो गई, एडवर्ब की भी विशेषता बतलाया गया। अब हम एक बार देखते हैं कि एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है। दूसरा एग्जाम्पल, राम इज वेरी गुड। राम इज वेरी गुड। राम अच्छा है। देख लीजिए, इसमें वेरी गुड छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। राम अच्छा है। पूछेंगे कितना अच्छा है? बहुत अच्छा है। तो यहाँ बहुत शब्द फिर आ गया, और ये वेरी है। वेरी एक एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? तो यहाँ एडजेक्टिव है गुड, और गुड के पहले वेरी शब्द आया है, और इसीलिए ये वेरी शब्द गुड की विशेषता बतलाने के लिए आया है। तो ये विशेषता एडजेक्टिव विशेषता बतलाने के कारण से ये वेरी एडवर्ब है। आप परिभाषा पर आइए, दैट विच मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव। मॉडिफाई मतलब विशेषता बतलाना, जो किसी एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है, वर्ब की विशेषता बतलाता है, जैसा कि यहाँ देखिए एडजेक्टिव की विशेषता यहाँ देखिए, और दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाता है। तो जैसे दूसरे एडवर्ब की विशेषता यानी ये फास्ट की विशेषता एक वेरी बतला रहा है, इसलिए इसका नाम एडवर्ब। और परिभाषा अब इस एग्जाम्पल से साबित हो गया कि ये परिभाषा क्या कर रहा है। अब इसमें एक तो बात जो है विशेष समझने की है कि वह क्या है, एडजेक्टिव और एडवर्ब जो होता है वो दोनों किसी न किसी नाउन के पहले आता है। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कि आप देखिए, अगर एडवर्ब इसमें नहीं रहे तो राम इज गुड, क्या होगा? राम इज ए गुड बॉय। यहाँ अगर हम बॉय दे देते हैं तो बॉय एक नाउन है, तो एडजेक्टिव का स्थान क्या है? किसी नाउन के पहले है, ये इसका परमानेंट स्थान है। ये जो एडजेक्टिव है इसका ये परमानेंट स्थान किसी नाउन के पहले आता है। तो किसी वाक्य में अगर कोई नाउन हो और एडजेक्टिव हो तो उस एडजेक्टिव को कहाँ लिखा जाएगा? उस नाउन के पहले लिखा जाएगा। अगर किसी वाक्य में कोई एडजेक्टिव नाउन हो और नाउन के साथ साथ एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव के साथ साथ एडवर्ब भी हो, तो उसका जो शब्दक्रम बनेगा, वर्ड ऑर्डर जो होगा वो कैसे होगा, किसके बाद किसको लिखा जाएगा? इस बात पर ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये लाइन, ध्यान दीजिए। राम इज ए गुड बॉय, तो यहाँ पर राम इसमें लिखेंगे राम इज ए, यहाँ गुड बॉय तो दे ही दीजिए, गुड बॉय। अब इसमें कहेंगे राम बहुत अच्छा, राम अच्छा लड़का। अब कहेंगे राम बहुत अच्छा लड़का, तो यहाँ एडजेक्टिव हो जाएगा। इसके लिए ये गुड की विशेषता में कितना, क्या विशेषता है? अच्छा में बहुत अच्छा, तो बहुत कहेंगे, यहाँ लिख दीजिए वेरी, राम इज वेरी गुड। तो आप देखिए, नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव भी हो, एडवर्ब भी हो, तो पहले क्या करेंगे? नाउन लिखने के बाद उसके पहले एडजेक्टिव लिख देंगे, और एडजेक्टिव लिखने के बाद उसके पहले एडजेक्टिव से भी पहले एडवर्ब लिखेंगे। अगर दोनों मौजूद हो नाउन के साथ में, तो इसमें पहले नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो। यही इसका वर्ड ऑर्डर है, शब्दक्रम है, किसको किसके पहले लिखें। ये आपको जनरल इंग्लिश में, जिसमें कि इंग्लिश में जो कॉमन एरर होता है, बड़े बड़े कंपटीशन सब में, ये सब एग्जाम में भी सब पूछा जाता है, तो उसके लिए भी ये बड़ा उपयुक्त सेंटेंस है। अब ये सही सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान से समझते जाइएगा तो आपको बहुत कामयाब होगा। और ध्यान रखिए कि हम विशेष करके एग्जाम को लक्ष्य करके चल रहे हैं, और यथासंभव आपको हर आवश्यक पॉइंट जो होगा वह डीलिंग करते हुए चलेंगे। तो अब दूसरी बात यह है कि हम सिस्टमेटिक ढंग से कोशिश कर रहे हैं कि जो एक के बाद दूसरा आना चाहिए वह भी हम ले करके चलते जा रहे हैं। और एक इसी में जो बात आपके लिए तत्काल इस एग्जाम को जैसा हमने लक्ष्य करके चला उस बीच में अनुकूल न होगा, तो उसके बारे में हम आपको पहले बोल देंगे कि ये चीज़ आपको छांट करके चल रहे हैं ताकि आप एग्जाम का लक्ष्य पूरा कर सकें, जिसको हम बाद में बताएंगे। इस तरह से आपका एडवर्ब का चैप्टर पूरा हो गया। और प्रीपोजिशन कि ये जो है एडवर्ब के 3 एग्जाम्पल से ही साबित हो जाता है। ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, वह यहाँ फास्ट जो है रन की वर्ब की विशेषता बतला रहा है। राम रन्स वेरी फास्ट, यहाँ फास्ट की विशेषता वेरी बतला रहा है। और इस वाक्य में कि राम इज ए वेरी गुड बॉय, तो ये वेरी शब्द किसी एडजेक्टिव की विशेषता बतला रहा है, और इससे साबित हो जाता है कि ये एडवर्ब किसी की विशेषता बतलाता है। और वह कौन शब्द है? तो कोई वर्ब है, कोई एडजेक्टिव है, या दूसरा एडवर्ब है। हम आगे बढ़ते हैं, प्रीपोजिशन मानते हैं। प्रीपोजिशन में इसका अर्थ होता है संबंध बोधक या संबंधवाचक, दोनों लिखा जा सकता है। तो दैट विच कम्स बिफोर ए नाउन, जो किसी नाउन के पहले आकर
जो किसी नाउन के पहले आकर या आता हो, और प्रोनाउन या नाउन या प्रोनाउन के पहले आता हो, एंड शोज इट्स रिलेशन विथ अनदर वर्ड इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। और उसका संबंध दूसरे शब्दों के साथ स्थापित करता है। उसका संबंध दूसरे शब्दों के साथ, किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ तो आप पहले तो आता है, अब उसका संबंध दूसरे शब्दों के साथ जो स्थापित करता है तब उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। तो कुल मिलाकर यही देखिए कि यह जोड़ने का काम करता है। दो नाउन या दो प्रोनाउन को आपस में जोड़ने का जो काम करता है, यही इस प्रीपोजिशन का काम है। परिभाषा नीचे दे ही दिए हैं इसका हिंदी में भी। आगे देखिए, एज, ऑन, इन, एट, ऑफ, बिफोर, आफ्टर, ऑफ, ओवर, इट इज, ये सब बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। लगभग 55 एग्जाम्पल्स इसके होते हैं, 55 इसके प्रीपोजिशंस होते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जनरली 55 देखा गया है कि इसकी संख्या होती है। और ये प्रीपोजिशन 3 प्रकार के होते हैं, जो प्रीपोजिशन का चैप्टर में हम विस्तार से बताएंगे। और अब इसका कुछ वाक्यों द्वारा जो है इसको समझ लीजिए। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, he can buy car, देखिए he can buy car। इसी 2 एग्जाम्पल से आप समझ जाइएगा। द बुक इज ऑन द टेबल, इसका मतलब होता है पुस्तक टेबल पर है। आपसे पूछा जाए कि पुस्तक कहाँ है, आप पर शब्द को हटा दीजिए और बोलिए कि किताब कहाँ है, पुस्तक कहाँ है, तो आप जवाब दीजिएगा पुस्तक टेबल है। तो अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, उसमें क्या छूट रहा है जो और अर्थ को सार्थक नहीं कर रहा है वाक्य को, तो इसमें पर शब्द छूट रहा है। तो इसी का नाम है प्रीपोजिशन, जिसको हम इंग्लिश में पर का अंग्रेजी ऑन लिखते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहाँ ऑन को हटाने से वाक्य निरर्थक हो जाता है, उसका अर्थ नहीं स्पष्ट होता है। ऑन लगाने से अर्थ स्पष्ट होता है। इसमें ऑन आकर करता क्या है, आकर के ऑन इस नाउन में जो ये पहला जो है बुक, ये जो टेबल है, ये दोनों को आपस में जोड़ देता है, ये जोड़ने का काम करता है। तो आया कहाँ पर, इसका जगह पहचान करिए। किसी नाउन के पहले आकर, यानी नाउन के पहले तो आ गया, या यहाँ प्रोनाउन ही रहता तो ऐसा हो जाता जैसे ही लाफ्ड एट मी, ही लाफ्ड एट मी। अगर हम यहाँ लिखते हैं ही लाफ्ड एट मी, तो अब कैसे होगा, तो यहाँ ये देखिए कि ही तो प्रोनाउन हो गया, ये भी प्रोनाउन हो गया। तो जो किसी प्रोनाउन के पहले आकर और इसका संबंध दूसरे प्रोनाउन के साथ स्थापित करता है, दूसरे को जोड़ता है आपस में, इसीलिए इसका नाम ये जो एट है ये प्रीपोजिशन है। और यह पर के अर्थ में आया है कि लाफ्ड एट मी, उसने मेरे ऊपर हंसा। इसी तरह से यहाँ देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल, तो टेबल नाउन है और बुक भी नाउन है, एक नाउन के पहले आकर और उसका संबंध दूसरे नाउन के साथ स्थापित करता है, इसीलिए यहाँ पर ऑन जो है प्रीपोजिशन हो गया। जैसे अगला देखिए, ही केम बाय कार, तो यहाँ कार जो है एक नाउन है, उसके पहले बाय एक प्रीपोजिशन आया और इस कार का संबंध ही के साथ स्थापित किया, तब इसका अर्थ स्पष्ट हुआ, नहीं तो इसके अभाव में अर्थ सार्थक नहीं होता। तो इसीलिए इसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। और इसी प्रकार से ये एक नाउन किसी दूसरे प्रोनाउन को या एक नाउन दूसरे नाउन को आपस में जोड़ता है, इसीलिए इसको प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन हो गया। आगे सुनिए, अब है कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब होता है संयोजक, इसका काम जोड़ना होता है। अब एक तो चीज़ समझ लीजिए ना, कंजंक्शन का भी काम है जोड़ना। हम आपको जो बता रहे हैं केवल डिफिनेशन बेस और एग्जाम्पल बेस देकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम आपको तुलनात्मक अध्ययन भी करा रहे हैं, कंपैरेटिवली। देख लीजिए कि कंजंक्शन, और जैसे कि हमने बताया था कि एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों एक ही काम करता है। एडजेक्टिव करता है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने का काम, और एडवर्ब करता है
वर्ब एडवर्ब और किसी एडजेक्टिव की विशेषता बतलाने का काम। उसी तरह से यहाँ देखिए प्रीपोजिशन का काम है जोड़ना, दो वाक्य शब्दों को जोड़ना या दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ना, और यही जोड़ने का काम ये कंजंक्शन भी करता है। ये क्या करता है, दो शब्दों को जोड़ता है, छोटे छोटे जो शब्द होते हैं, दो वाक्य खंडों को जोड़ता है, वाक्य का जो अंश होता है, और दो बड़े बड़े वाक्यों को भी जोड़ता है। तो ये भी जोड़ने का ही काम करता है, बस अंतर यही है कि ये छोटे को जोड़ता है और ये छोटे और बड़े सभी को जोड़ता है। दोनों में यही काम अंतर है, जिसको हम प्रीपोजिशन छोटे को जोड़ता है और इसको कंजंक्शन बड़े को जोड़ता है, दोनों में यही अंतर है। नहीं तो काम दोनों जोड़ने का ही करता है। तो वाक्य द्वारा देखिए आगे, इसमें पहले डेफिनेशन देखिए, दैट विच ज्वाइंस टू वर्ड्स, जो दो शब्दों को जोड़ता है, ज्वाइंस मैंने जोड़ना, क्लॉजेज वाक्य खंडों को जोड़ता है या वाक्यांशों को जोड़ता है, यानी दो छोटे छोटे वाक्य के टुकड़ों को जोड़ता है, एंड सेंटेंसेज और वाक्यों को जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ता है आपस में या एक दूसरे से, इज कॉल्ड कंजंक्शन, उसे कंजंक्शन कहते हैं। परिभाषा नीचे दिया हिंदी में, इसका एग्जाम्पल कुछ देख लीजिए, एंड और बट अदरवाइज दैट एज वेल एज सच, ये सब इसका जो है एग्जाम्पल्स हैं। इसको वाक्य द्वारा समझिए। राम एंड श्याम आर रीडिंग, यहाँ राम क्या है, कोई नाउन है या छोटा वर्ड है, और यहाँ श्याम क्या है, यह भी कोई नाउन है या छोटा वर्ड है, दो छोटे वर्ड को जोड़ा, एंड, तो यहाँ एंड का काम, एंड है कंजंक्शन, ये दो छोटे छोटे शब्दों को जोड़ा। एक बार तो हमने देखा डिफिनेशन के अनुसार, फिर आगे देखिए, ही सेज दैट द अर्थ इज राउंड, इसमें ही सेज जो है, यहाँ अगर हम फुल स्टॉप दे देते हैं तो ये कंप्लीट वाक्य है। ही सेज क्या है, एक कंप्लीट सेंटेंस है, और ये वाक्य जो शुरू हुआ है द अर्थ इज राउंड, इसके पहले क्या है, दैट लगा, तो दैट लगा करके जो हम अर्थ इज राउंड कर दिए हैं, तो इसीलिए इसका नाम हो गया वाक्यांश या वाक्य खंड या उपवाक्य। जो हम सेंटेंस पैटर्न, जो आगे चलकर हम पढ़ेंगे सेंटेंस पैटर्न में, सेंटेंस के कितने भेद होते हैं, एक वाक्य को कैसे दूसरे से जोड़ा जाता है, तो उसमें विस्तार से पढ़िएगा। अभी कम से कम इतना समझ लीजिए कि क्लॉज क्या चीज़ होता है। तो ये हो गया क्लॉज। अब एक साथ ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया जो पूर्ण अर्थ लेकर आया है, अपने अपना अर्थ, आइए अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए दूसरे पर निर्भर कर रहा है, इसलिए ये वाक्यांश हो गया, इसीलिए इसको वाक्य खंड कहते हैं। और एक वाक्यांश है, एक वाक्य आपस में जुड़ रहा है, यानी कि एक प्रिंसिपल क्लॉज ये भी वाक्यांश है, ये भी वाक्यांश, दोनों आपस में जुड़ रहा है, ये दो वाक्यांशों को भी जोड़ता है। अगला देखिए, इससे स्पष्ट होता है, जैसे राम इज रिच अपर आई एम पुअर, राम अमीर है लेकिन मैं गरीब हूँ। अगर आप कहते हैं कि राम गरीब है, चुप हो जाइए, तो मीनिंग स्पष्ट हो जाएगा, सुनने वाले संतुष्ट हो जाएगा, राम गरीब है, अमीर है, राम इज रिच, राम अमीर है। लेकिन अगर यहाँ कहिएगा, शुरुआती करिएगा ऐसे लेकिन से, लेकिन मैं गरीब हूँ, तो लोग नहीं समझ पाएगा। ये तो जरूर समझेगा कि कह रहा है कि मैं गरीब हूँ, लेकिन लगाने का मतलब क्या है, इसका अर्थ होगा कि इससे पहले कुछ और कहा है, तो ये वाक्य अधूरा जैसा मालूम पड़ता है, इसीलिए इसका नाम हो गया वाक्यांश, वाक्य खंड या उपवाक्य। तो ऐसे दो वाक्यों को ये आपस में जोड़ता है बट के साथ। और इसको हम सेंटेंस भी कह सकते हैं, कहिएगा सेंटेंस कैसे, ये बट को पहले हटा दीजिए, राम इज रिच आई एम पुअर, तो कंप्लीट सेंटेंस है, और ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, जो स्वतंत्र वाक्य किसी पर आश्रित नहीं है। अब हम ये दोनों वाक्यों को बट के द्वारा जोड़ देते हैं, तो ये बट काम करता है दो वाक्यों को जोड़ने का, जो शायद स्पष्ट हो गया, यहाँ दो वाक्यांशों को जोड़ने का, और फिर दो छोटे छोटे शब्दों को जोड़ने का। इसीलिए ये प्रीपोजिशन, ये जो है कंजंक्शन, इसका भी काम जोड़ना ही है। अंतर यही है कि किसको जोड़ा जाता है, दोनों प्रीपोजिशन कंजंक्शन का काम है जोड़ना ही, अंतर यही है कि ये कुछ नाउन को जोड़ता है, प्रोनाउन के छोटे छोटे, तो ये छोटे और बड़े सभी को जोड़ता है। आते हैं अब इंटरजेक्शन में, इसका अर्थ होता है विस्मयादि बोधक या विस्मयादि बोधक, दैट विच एक्सप्रेसेस द सडन फीलिंग ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन, जो मन के तीव्र भावना को प्रकट करता है। आप कहीं जाएं, अचानक सुंदर फूल हो जाए, मिल जाए, कोई चीज दृश्य अच्छा देखने को मिले, तो आप तत्काल बोल पड़ते हैं, देखो कितना अच्छा फूल है। आप चलते चलते अगर आपके सामने कुछ कोई भयानक चीज मिल जाए, तो आप जो चौंक कर उस समय अचानक मन की भावना को प्रकट करेंगे, आश्चर्य से भरा हुआ या दुख से भरा हुआ, तो उस समय जो मुख से निकला हुआ शब्द होगा तो बड़ा अचंभित शब्द होगा, चौंकाने वाला शब्द होगा, उसको ही कहते हैं इंटरजेक्शन।
या कभी क्या होता है कि हारने की स्थिति में इंडिया है मैच में और अचानक से खबर मिली कि वो जीत गए, तो उस समय जो मन का उमंग उछाल मारता है, तो उस समय मन का जो प्रसन्नता की तरंग है किस शब्द को लेकर बाहर प्रकट होगा, जो खुशी का रूप लेगा, वह अनिश्चित होता है। ऐसे समय में जो मन के हर्षोल्लास या दुख या सुख या खुशी व्यक्त करने वाले जो एकमात्र शब्द होते हैं, जो लोग अचानक बोल पड़ते हैं मन में आवेश में आकर के, तो उसी को कहते हैं इंटरजेक्शन। तो यहाँ वही बात है, जैसे वो ऐलाश, अगर मान लीजिए कोई आपके प्रियजन दुर्घटनाग्रस्त हो गया या उनकी मृत्यु हो जाए, तो उस समय जो अचानक खबर मिले, तो आपके मुख से जो निकली हुई वाणी होगी उस तो क्या होगा, दुख भरा होगा, आह ऐलाश। हो, अगर मैच जीत जाने पर या कोई खुशी सफलता मिलने पर जो मन का उद्गार प्रकट होता है, उसको हम ब्रेवो कहते हैं, शाबाश, हुर्रा इसी जीत के लिए, फाय घृणा के लिए। ये सब चीज मन की तीव्र दशा को बतलाता है और एक शब्द ही पर्याप्त हो जाता है उसकी भावना को परखने के लिए, उसका भावना क्या है। एक व्यक्ति अगर लगातार कई घंटे से बैठा हो, चुप हो, तो हम उसकी मनोदशा को नहीं पहचान सकते हैं। अगर वह अचानक आह कह दे या वाह कह दे, शाबाश कह दे, या ऐसे कहिए छी कह दे, तो समझ में आ जाता कि उसकी भावना या मनोदशा अभी किस स्थिति में चल रही है, वह उसका विचार अभी किस स्थिति में चल रहा है, ये समझ में आ जाता है। तो इसलिए ये एक ऐसा जादू भरा शब्द होता है, मन की तीव्र भावना को व्यक्त करने वाले शब्द, जो सडनली अचानक प्रकट हो जाता है परिस्थिति और स्थान के आधार पर, इसीलिए ये इंटरजेक्शन कहलाता। चलिए, आपको हम आज पार्ट्स स्पीच का चैप्टर पूर्ण कर लिए, और इसमें अगले चैप्टर में इस नाउन के भी के बारे में बताएंगे। वीडियो लगता है आज का बड़ा हो गया होगा। और दूसरी बात कि हम पहले लिख लिया करते हैं और तब आपको समझाते हैं, इसीलिए कि थोड़ा वीडियो छोटा भी हो और कम समय में अधिक से अधिक समझा सकें। वैसे तो कुछ दूर हम लिखने की कोशिश की, लेकिन देखे कि समय ज़्यादा लगते जा रहा है, इसलिए पहले नोट कर ली, फिर उसको एक्सप्लेन किए सामने। तो आज के क्लास में इतना ही, और आपके सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में हम फिर आपको नया चैप्टर लेकर आएंगे।